वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 7 का पार्ट 8 पढ़ेंगे। तो यहां से हम शुरू करेंगे जो इवोल्यूशन चैप्टर बीच में रुक गया था, उसके आगे हम यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमें पढ़ना है हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। ये जो टॉपिक है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी। ठीक है, हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल को एक तो हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। अब इसको इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं, इसका क्या मतलब है, ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील्स ऑफ अ जीन और अ लोकस। इन अ गिवन पॉपुलेशन, कोई गिवन पॉपुलेशन है, वन कैन फाइंड आउट, कोई फाइंड कर सकता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अलील्स ऑफ अ जीन और अ लोकस। मतलब किसी पॉपुलेशन में किसी अलील की कितनी फ्रीक्वेंसी है ये पता लगाई जा सकती है। ठीक है, इसको हम समझेंगे अभी यहाँ पे एग्जाम्पल से। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड, और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है अलील्स की ये फिक्स्ड रहती है, एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू आउट जनरेशन। थ्रू आउट जनरेशन ये जो फ्रीक्वेंसीज रहती है क्या रहती है, सेम रहती है। हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो ये जो पॉइंट है ना कि जो फ्रीक्वेंसी रहती है अलील्स की वो सेम रहती है थ्रू आउट द जनरेशन, इसी को कौन रिप्रेजेंट करता है, हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखो पहले तो लोकस या लोसी जो है ये, इसका मतलब क्या होता है कि पोजीशन ऑफ ए जीन इन अ क्रोमोसोम। ठीक है, तो जैसे ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में यहां पे एक जीन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका लोकस हो जाएगा, उसकी वो पोजीशन हो जाएगी जहां पे वो जीन प्रेजेंट है। अभी जो जीन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई कलर के लिए। ठीक है, और आई कलर में भी कौन सा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्राउन कलर के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है, क्रोमोसोम पे जीन रहती है, जीन रिस्पॉन्सिबल होती है पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। अलील्स आपको पता है क्या होता है, अलील्स आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन। एक ही जीन की दो डिफरेंट फॉर्म होती है, रिसेसिव हो गई, डोमिनेंट हो गई। ठीक है, इन्हें अलील्स बोलते हैं। अब ये हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल को समझते हैं एग्जांपल से। देखो एक पॉपुलेशन लेते हैं जिसमें 100 लोग हैं। ठीक है, और वहां पे जो जीन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है जीन। ठीक है, कैपिटल बी जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक आई कलर के लिए, और जो स्मॉल बी है वो ब्लू आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गई, दो जीन्स हो गई। अब दो जीन्स हैं, मतलब एक कैपिटल बी है एक स्मॉल बी है। ठीक है, तो टोटल अलीलिक पेयर, तो टोटल अलील कितनी हो जाएंगी, टोटल अलील हो जाएंगी हमारे पास 200। मतलब आप देखो 100 लोग थे। ठीक है, और हर एक में क्या होगा, दो होंगे, दो अलील होगी। तो किसी भी एक इंडिविजुअल में क्या होगा, या तो कैपिटल बी होगा, या कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, या स्मॉल बी होगा। मतलब एक पर्सन में दो अलील्स होंगी यहाँ पे, है ना, ये रहेगा। तो अगर एक के अंदर दो हैं तो 100 के अंदर कितनी हो जाएंगी, टोटल 200 हो जाएंगी, है ना। तो ये तो सिंपल सा है, 200 अलील हो जाएंगी। तो 100 पीपल में 200 अलील है। अब यहां पे हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल में एक इक्वेशन आती है, P + Q = 1। ठीक है, तो P जो होता है इसमें रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट अलील को, जो कि यहाँ पे क्या है, कैपिटल बी है, और जो Q है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव अलील को, जो कि क्या है, स्मॉल बी है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, P + Q = 1। अब ये 1 का मतलब क्या है, 1 एक ना कांस्टेंट ले लिया। मतलब हम पढ़ रहे हैं ना कि जो पॉपुलेशन रहती है उसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील रहती है वो रिमेन फिक्स रहती है, मतलब उसकी एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू रहती है, तो उसको हमने 1 ले लिया। ठीक है, तो P + Q = 1, ये क्या हो गया, हार्डी-विंगबर्ग इक्वेशन हो गई। P जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, डोमिनेंट को, और Q जो है वो रिप्रेजेंट करती है रिसेसिव को। ठीक है, अब हमें यहां पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, किसकी, P की और Q की। अब यहां पे P क्या है, P रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट को, मतलब कैपिटल B को। तो ये जो 200 अलील है, इन 200 टोटल 200 अलील है ना, इन 200 अलील में कितना फ्रीक्वेंसी है कैपिटल B की, मतलब P की कितनी फ्रीक्वेंसी है ये हमें देखना है। तो हमें पता है यहां पे कितनी है, B हमारे पास 120 है, 200 में से कितना है, 120। तो 120 / 200, 200 में से है ना, तो ये निकल जाएगा 0.6। ये फ्रीक्वेंसी हो गई P की, या फिर आप बोल लो B की भी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ Q क्या है, यहाँ पे क्या है, Q मतलब हो गया स्मॉल b, और वो क्या हो गया 80। तो 200 में से ये 80 है, तो ये 0.4 आ गई फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम इसे प्लस करें, P की वैल्यू कितनी निकली, 0.6, और Q की वैल्यू 0.4 निकली। तो P + Q = 1, 0.6 + 0.4 = 1। तो ये क्या हो गया, 1 के बराबर आ गया, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये तो यहां पे क्या हो गया, हमने इससे ये पता लगाया कि ऑलवेज ये P + Q = 1 रहेगा। मतलब इससे मेरे को पॉइंट क्या ध्यान रखना है
कि जो भी पॉपुलेशन रहती है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील रहती है वो रिमेन फिक्स, वो सेम रहती है थ्रू आउट द जनरेशन, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा ये, तो क्या होगा, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन। हार्डी-विनबर्ग की जो इक्वेशन है ये वाली, उसका ये क्या हो गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, अब यहां पे p का स्क्वायर है, p का क्या है, स्क्वायर है, हमने p को रिप्रेजेंट किया है b, है ना, b मतलब डोमिनेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो p का स्क्वायर हो गया मतलब pp हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, b ऐसे हो जाएगा p स्क्वायर, है ना। तो होमोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है, p स्क्वायर। फिर q स्क्वायर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और pq किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये इक्वेशन में कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे हम फिर से इसको प्रूफ कर लेते हैं कि हार्डी-विनबर्ग जो ये इक्विलिब्रियम है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, क्या ये भी इक्वल टू 1 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, p की वैल्यू कितनी थी, 0.6 थी, q की वैल्यू कितनी थी, 0.4 थी। तो लिखते हैं यहाँ पे p क्या है, p स्क्वायर है, तो 0.6 इंटू 0.6, फिर 2pq है ना, 2 ये हो गया p, ये हो गया q, और ये क्या हो गया, फिर से q स्क्वायर हमने यहां पे कर दिया। तो इस टोटल को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, फिर से 1 आ जाएगी। तो इससे मुझे क्या पता चला कि यहाँ पे जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है वो रिमेन सेम है। ठीक है, थ्रू आउट द जनरेशन, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है एलील्स की वो क्या है, सेम है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना, अगर ये p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, या ये जो है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं आता है। ठीक है, मतलब ये 1 से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील है वो चेंज हो गई, वो कांस्टेंट नहीं है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील चेंज होने का मतलब होता है कहीं ना कहीं क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील में चेंज आया है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील में चेंज आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वेरिएशन क्रिएट हुई है। ये ध्यान रखना, कहीं ना कहीं वेरिएशन क्रिएट हुई है। ठीक है, इसको हम अभी आगे और समझेंगे। चलो देखते हैं। दिस प्रिंसिपल सेज दैट allelic frequency in a population are stable and is constant from generation to generation। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो allelic frequency है किसी भी पॉपुलेशन में वो स्टेबल रहती है और कांस्टेंट रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, अब जीन पूल का मतलब क्या होता है, टोटल जीन एंड देयर अलील इन अ पॉपुलेशन। जैसे यहाँ पे हमने 200 अलील ले ली थी, तो क्या हो गया, ये हो गया जीन पूल इन अ पॉपुलेशन। 100 लोगों का पॉपुलेशन था, उसके अंदर 200 अलील हो गई, तो वो जीन पूल हो जाएगा। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट, तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसी को क्या बोला जाता है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। सम टोटल ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रीक्वेंसीज 1। अब जो सम टोटल होता है सारी अलीलिक फ्रीक्वेंसीज का वो क्या होता है, 1 होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, इंडिविजुअल, प्लीज यार अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना। ठीक है, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी for example can be named p, q etc in a diploid. p and q represent the frequency of allele a and allele small a। तो p जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल ए, कैपिटल ए मतलब डोमिनेंट को, ये हमने पढ़ लिया है, और q जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल ए मतलब कि रिसेसिव को। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली pq। तो ये a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, pq हो जाएगा, ये हमने पढ़ लिया। This is simply stated in another way. The probability that an allele A with a frequency of P appear on both the chromosome of a diploid individual is similar to the product of probability PQ। अब यहाँ पे ये लाइन का मतलब क्या है, This is simply stated in another way। ठीक है, ये जो PQ है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक अलग वे में, हाँ, stated in another way, the probability that an allele A with a frequency of P अपेयर ऑन बोथ द क्रोमोसोम ऑन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। देखो, जैसे हम डिप्लॉयड इंडिविजुअल है तो हमारे में क्या होगा, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है। तो जैसे मैं क्रोमोसोम 1 ले लेता हूं, ठीक है, तो क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपी हो गई, तो क्या होगा, ये जो अलील ए है ये आपको यहां पे भी मिल रहा है और ये आपको यहां पे भी मिल रहा है ना। तो तभी तो क्या होगा, ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, पी क्यू से, सॉरी p स्क्वायर से। Similarly, small a is q
स्क्वायर ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए इज 2pq, ये हमने पढ़ लिया। हेंस p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p प्लस q का होल स्क्वायर, ये हमने अभी देखा था। When frequency measure different from expected value, अब देखो जो फ्रीक्वेंसी जब आप मेजर कर रहे हो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग आती है, मतलब वो 1 के बराबर नहीं आती है, तो क्या होगा, द डिफरेंस मतलब डायरेक्शन इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। तो यहां पे क्या आया है, इवोल्यूशनरी चेंज आया है, तभी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील है वो सेम नहीं है। ठीक है, अब आता है डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम, मतलब जो डिस्टर्बेंस आया है जेनेटिक इक्विलिब्रियम में या हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम में, दैट इज change of frequency of allele in a population would then be interpreted as resulting in evolution। तो ये जो allelic frequency में change आया है ना, इससे हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं कि यहां पे कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं वेरिएशन क्रिएट हुई है। तो एक चीज ध्यान रखना आप, जब भी हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम में चेंज आता है, डिस्ट्रप्शन आता है, तो इसका मतलब होता है कि वेरिएशन क्रिएट हो रही है और कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हो रहा है, कहीं ना कहीं नई स्पीसीज क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब 5 फैक्टर्स होते हैं जो उसको हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन आता है। तो क्या है यहां पे, दीज आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो यहां पे देख लेते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। जीन फ्लो का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। एक इधर एक पॉपुलेशन थी, आइसोलेटेड पॉपुलेशन थी, ठीक है, मतलब मान लो यहां पे कोई बीच में कुछ नदी थी, ठीक है, तो नदी होने की वजह से क्या हुआ, यहां की पॉपुलेशन इधर नहीं जा सकती, इधर की पॉपुलेशन इधर नहीं जा सकती, तो ये दोनों आइसोलेटेड पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, तो यहां पे जो इक्विलिब्रियम है फ्रीक्वेंसीज का वो सेम रहेगा, यहां पे भी जो इक्विलिब्रियम है फ्रीक्वेंसीज का वो सेम रहेगा, बट लेकिन अभी क्या हुआ, यहां पे जीन फ्लो हो गया। जीन फ्लो होने का मतलब क्या है कि यहां पे कोई इंडिविजुअल यहां पे किसी भी तरीके से इधर चले गया, ठीक है, और इधर का इंडिविजुअल मान लो इधर चले गया, तो इस वजह से क्या हुआ कि यहां से जब कोई इंडिविजुअल इधर जाएगा तो इधर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी एलील की, और जब इधर एंटर करेगा तो इधर भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या होगा, यहाँ पे जो हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील चेंज हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एग्जिस्टिंग जीन, change in frequency of an existing gene variant in the population due to random chance। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, किसी रैंडम चांस की वजह से क्या हुआ ना, यहाँ पे क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग जो जीन वेरिएशन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। इसका एग्जांपल आपने अगर 10th क्लास में पढ़ा होगा कि बीटल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, एक रेड बीटल्स है, एक ग्रीन बीटल्स हैं, और मान लो यहाँ पे ऐसे समझते हैं यार, ये रेड बीटल्स है मान लो, ठीक है, और ये ऐसे ग्रीन बीटल्स हैं, ऐसे ये एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब क्या हुआ कि एक हाथी आया, उसने क्या किया, अपना पांव जो है ना वो रेड बीटल के ऊपर रख दिया गलती से, बाय चांस, तो रेड बीटल क्या हो, यहाँ पे खत्म हो गए। ठीक है, और फिर क्या हुआ, आगे जो पॉपुलेशन आएंगी वो सिर्फ ग्रीन बीटल्स की आ गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया ड्यू टू सम चांस, रैंडम चांस, ऐसे कुछ यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ डीएनए सीक्वेंस बाय ब्रेकिंग एंड रीजॉइनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। ये आपने पढ़ा होगा, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, वहां पे भी क्या होता है कि चेंजेस आते हैं डीएनए के सीक्वेंस में, और म्यूटेशन भी है ना यहाँ पे। हाँ, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन बेस पेयर ऑफ डीएनए, तो बेस पेयर में चेंज आता है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, यहाँ पे वेरिएशन क्रिएट होती है। फिर नेचुरल सिलेक्शन, द प्रोसेस थ्रू विच पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट एंड चेंज। अब ये कैसी प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया को और फिर अपने आप में कुछ चेंजेस लाते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, 5 पॉइंट्स, ये हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। अब व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस, व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर्स, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। अब उनका कहने का मतलब क्या है कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का कुछ सेक्शन जो है वो यहां से दूसरी पॉपुलेशन में चले गया, तो जब वो यहां से दूसरी पॉपुलेशन में जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, दोनों जगह की जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी, मतलब दोनों जगह का जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है वो अफेक्ट होगा। न्यू जीन्स या अलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। अब यहां से कुछ जो जीन्स हैं वो इधर ट्रांसफर होगी, तो इधर लॉस होगा जीन्स का या अलील्स का, और इधर गेन होगा, है ना। तो देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेट हैपेंस मल्टीपल टाइम। अब देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेट। अब यहां पे क्या होगा कि
इधर से जब जीन इधर जाएगी तो ये क्या होगा, जीन फ्लो होगा, जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था। और ये कई बार हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कई बार शिफ्टिंग हो रही है, इधर से इंडिविजुअल इधर जा रहे हैं, इधर से इंडिविजुअल इधर जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम है वो अफेक्ट होगा। इफ द सेम चेंज अकर बाय चांस इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। बट अगर यही जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है ये बाय चांस होगा तो इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। Sometimes the change in allelic frequency is so different in the new sample of population that they become a different species। अब कभी कभी क्या होता है कि जो एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है उस ओरिजिनल पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और इतने ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं कि उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ नई डिफरेंट स्पीसीज क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे ऐसा होता है, द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में क्या हो गया, चेंज आ गया, ठीक है। इसमें चेंज आने की वजह से क्या हुआ, ओरिजिनल पॉपुलेशन में चेंज आने की वजह से क्या हुआ, इससे कुछ एक नई पॉपुलेशन जो है वो, मतलब नई टाइप की जो स्पीसीज है वो क्रिएट हो गई, ठीक है। तो इसका इस स्पीसीज, इस नई पॉपुलेशन को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये है ना फाउंडर, मतलब इसी से ही क्रिएट हुआ है, तो इसको बोलते हैं फाउंडर्स इफेक्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, 16 मिनट का तो वीडियो हो गया। Microbial experiment shows that pre-existing advantageous mutation when selected will result in observation of a new phenotype। अब क्या बोला उसने, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट shows that pre-existing advantageous जो म्यूटेशन है, मान लो कोई यहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब उन माइक्रोस्कोप में क्या है, माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, उन माइक्रोब्स में क्या है, कुछ प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशंस हैं, मतलब उनके सर्वाइवल के लिए वो म्यूटेशन काफी हेल्प कर रहा है, तो वो उसके अंदर प्रेजेंट है। When selected will result in an observation of a new phenotype। तो यहां पे ऐसे ये माइक्रोब्स ग्रो कर रहे थे। अब इनमें से कुछ माइक्रोब जो हैं उनके अंदर क्या है, कुछ ऐसा म्यूटेशन है जो उनके सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है। तो उससे क्या होगा, ये वाले जो माइक्रोब्स हैं जिनके अंदर ऐसा एडवांटेजियस म्यूटेशन है, उनकी पॉपुलेशन क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी, और बाकी जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, एक नई पॉपुलेशन क्रिएट हो जाएगी जिसमें सिर्फ ये वाले माइक्रोब्स होंगे जिनके अंदर ये एडवांटेजियस म्यूटेशन है। ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन स्पेसिएशन। और ओवर फ्यू जनरेशन क्या होगा, यहां पे स्पेसिएशन हो जाएगा। स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो नई स्पीसीज फॉर्म हो जाएगी। नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस enabling better survival and enable to reproduce and leave greater number of progeny। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है इन विच हेरिटेबल वेरिएशन इनेबल बेटर सर्वाइवल। मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें क्या है ना, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनके बेटर सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, उन इंडिविजुअल के अंदर क्या है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उसको सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो सर्वाइव करेंगे, और सर्वाइव करने के बाद ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी भी प्रोड्यूस करेंगे, मतलब उनकी ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे। तो इस तरह से क्या होगा, वो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, और जो उस हैबिटेट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो वहां पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। A critical analysis makes us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift result in change frequency of a gene, an allele in a future generation। तो critical analysis makes us believe that the variation due to mutation or variation ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, हमने यहाँ पे सब पढ़ लिए पॉइंट है। जो गैमेटोजेनेसिस होता है उस टाइम पे क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, उसकी वजह से भी वेरिएशन क्रिएट होती है, म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या होता है, चेंज आ जाता है। कपल टू एनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस नेचुरल सिलेक्शन मेक इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन। अब कपल टू एनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस नेचुरल सिलेक्शन मेक इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन। तो यहां पे क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या होगा, डिफरेंट पॉपुलेशन क्रिएट होगी। ये हमने ऊपर पॉइंट देखा है। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन। अब यहां पे देखो, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से यहां पे तीन चीजें होंगी। नेचुरल, ये हम ग्राफ से देखेंगे, ठीक है। अभी नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन, मतलब इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। एक मीन मतलब मिडिल, आप ऐसे मान लो हाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे करके एक ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो हाइट, ये वाली जो हाइट होगी ये मीन हाइट है। मीन हाइट मतलब कि मिडिल, बीच बीच की। और ये क्या होगा, एक्सट्रीम्स हो गए। एक्सट्रीम मतलब या तो बहुत छोटे या तो बहुत बड़े। तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा इंडिविजुअल कैसे हो गए, मीन हाइट के हो गए, और बहुत कम हाइट के बहुत छोटे हैं, और बहुत कम हाइट के भी क्या हो गए, बहुत लंबे हैं। अरे मतलब
ज्यादातर जो इंडिविजुअल है वो मीन हाइट के होंगे और बहुत छोटे और बहुत बड़े कम इंडिविजुअल होंगे। ठीक है। डायरेक्शनल चेंज, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू other than the mean character value, or disruptive, more individual acquire peripheral character value at both end of the distribution curve। इसको हम देख लेते हैं ऊपर ग्राफ से। ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसमें वो जो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब ध्यान रखना। ठीक है। और ये क्यों डिस्टरप्ट होता है, 5 पॉइंट जो है इसके वो भी ध्यान रखना। तो यही क्वेश्चन बनता है इसमें हार्डी विंगबर्ग में। ठीक है। अब ये है वो ग्राफ। तो एक मिनट, सबसे पहले हाँ, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। तो पहला है, एक मिनट यार भाई रुक जा, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। ठीक है। बस देखो यहां पे क्या है, इंडिविजुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप, फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब यहां पे क्या हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सेलेक्ट कर रहा है किसको, एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को। वो पर्टिकुलर फिनोटाइप क्या है, मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड, मतलब जो मीडियम साइज के इंडिविजुअल हैं वो ज्यादा फेवर्ड हो रहे हैं बजाय कि बहुत छोटे या बहुत बड़े। ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पे क्या होगा, शिफ्टिंग होगी, एक तरफ को शिफ्ट हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है, 3 तरीके से यहां पे क्या हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। एक में क्या हो रहा है, पीक गेट हायर एंड नैरोवर, पीक क्या हो रही है, हाई हो रही है और नैरोवर हो रही है। आप देख रहे हो पहले ये इतना था, ठीक है, बेस, अब ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो पीक क्या हो गई, ऊपर चली गई, मतलब चोटी ऊपर वो हो गई। तो यहां पे क्या हो गया, जो इंडिविजुअल हैं वो क्या हो गए, थोड़े से कम हो गए, जो मीडियम हाइट के इंडिविजुअल थे वो थोड़े से कम हो गए और इधर के जो इंडिविजुअल हैं थोड़े से बढ़ गए, जो एक्सट्रीम के थे। फिर ये डायरेक्शनल है, एक तरफ को डायरेक्शन शिफ्ट हो गया, पीक शिफ्टेड इन वन डायरेक्शन। तो इस तरफ को क्या होगा, अगर आप देखोगे यहां वाले जो ये वाला जो बेस है, इतना से इतना और इतना से इतना, ये क्या हो गया, ज्यादा है ये वाला। तो यहां पे क्या होगा, ज्यादा इंडिविजुअल हैं इस हाइट के, जो कि शॉर्ट हाइट के हो गए, और मीडियम वाला क्या हो गया, जो है वो थोड़ा सा कम हो गया और इधर को शिफ्ट हो गया, और इधर क्या हो गया, इंडिविजुअल थोड़े कम हो गए। तो यहां पे क्या हो रहा है ना, वेरिएशन आ रही है किसमें, पॉपुलेशन के अंदर हाइट को लेके। जो यहाँ पे सी वाला है, थर्ड वाला, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 2 पीक फॉर्म। यहाँ पे 2 पीक फॉर्म हो गए, और जो आप अभी तक जो देख रहे थे कि मीडियम साइज फेवर्ड हो रहा था, अब वो कम हो गया, बल्कि अब क्या हो गया है कि यहाँ पे 2 पीक आ गई, मतलब कि अब यहाँ पे जो एक्सट्रीम वाले थे, बहुत छोटे और बहुत बड़े, वो क्या हो गए, अब ज्यादा हो गए, ज्यादा इंडिविजुअल यहाँ पे वो फॉर्म्ड हो गए। तो ये क्या हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, एक स्टेबलाइजिंग हो गया, एक डायरेक्शन हो गया और एक डिसरप्टिव हो गया। ठीक है। तो ये था क्या, हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, या चैनल को तो सब्सक्राइब करना होता है, और वीडियोस को लाइक करना, और प्लीज शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड बाय बाय।